प्लांट ब्रीथ करता है या फिर उसके पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसकी जब बात आए तो एनिमल की तरह इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, पहली बात ये याद रखना है, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज के लिए। बट इनके पास दो स्ट्रक्चर्स हैं, स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। स्टोमेटा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? सरफेस ऑफ लीफ बोलोगे, दूसरा और क्या बोलोगे? यंग स्टेम, इनके सरफेस पर भी स्टोमेटा ही प्रेजेंट होता है। और लेंटिसेल्स जो होता है वो जो स्टेम है उनके सरफेसेस पर प्रेजेंट होता है, एंड रूट के सरफेसेस पर प्रेजेंट होता है, जो गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कई रीजन हैं जिसकी वजह से इनके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। क्या रीजन है? पहला रीजन ये है कि प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं, जो प्लांट का पार्ट है अलग अलग, जो हमने देखा लीफ, स्टेम, रूट, है ना, ये अपने गैसेस एक्सचेंज के लिए जो उनकी जरूरत है वो खुद अपना केयर कर लेता है, इसलिए इनको कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है। बहुत थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, पहला रीजन ये है। ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत ही नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं चाहिए, ठीक है, एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैसेस एक्सचेंज। प्लांट की गैसेस एक्सचेंज की कोई ज़्यादा जरूरत होती नहीं है। जैसे दिन है तो उसको ऑक्सीजन के लिए एटमॉस्फेयर से नहीं चाहिए, वो खुद बना ले रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। अब जो नॉन ग्रीन पार्ट है, जैसे रूट, स्टेम, इनकी बात करें, लीफ रिस्पायर एट रेट्स फॉर लोअर देन एनिमल। पहली बात तो यही कि प्लांट और एनिमल में ये डिफरेंसेस है। प्लांट स्टैग्नेंट होते हैं, वो एक जगह ही रुके रहते हैं। एनिमल्स लोकोमोटरी होता है, तो हमारी एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो हमें ऑक्सीजन डिमांड भी ज़्यादा है। इनकी इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड है नहीं, इनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन इतना है नहीं, सिर्फ मिनिमल अमाउंट चाहिए एनर्जी, क्योंकि वो एक जगह खड़े हैं, बस जो वाइटल एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहे, इतनी एनर्जी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो एक रीज़न ये भी। ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस एक्सचेंज। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो गैसेस एक्सचेंज होता है, वो भी गैसेस एक्सचेंज में क्या बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर का आता है ना। कंपनसेशन पॉइंट तक तो कोई चक्कर नहीं है, जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बराबर है तो वो गैसेस एक्सचेंज नहीं करता। जिस रेट से ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहा है उसी रेट से वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है। जब उससे कंपनसेशन पॉइंट से ज्यादा इनका फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता है, तब गैसेस एक्सचेंज होना स्टार्ट होता है एटमॉस्फेयर से प्लांट के बीच, और वो हमारे लिए जरूरी है। ऑक्सीजन छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेगा। Each leaf as well as is well adapted to take care of its own need during this period। और लीफ जो होता है इसके लिए पूरी तरह से फुल्ली वेल अडॉप्टेड है, क्योंकि पूरे सरफेस पर ये स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। एंड व्हेन सेल्स फोटोसिंथेसाइज, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रॉब्लम। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ग्रीन पार्ट के लिए तो कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं ऑक्सीजन का, क्योंकि वो खुद ऑक्सीजन ले रहा है। इन सेल्स में ऑक्सीजन खुद रिलीज होता है, तो उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा एक रीजन है, थर्ड, द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्की प्लांट इज नॉट ग्रेट। जो बहुत बड़े प्लांट हैं, है ना, जिसको आप ट्री के नाम से कह रहे हो, बहुत ह्यूज बड़े बड़े जो ट्रीज हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा गैसेस एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, सेंट्रल पार्ट है। जैसे हम कोई बहुत एक डायमीटर का स्टेम लें और उसका देखिए तो गैसेस को अगर यहाँ तक आना होता तो प्रॉब्लमेटिक था, तब ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी कि एक पूरा सेल का एक बहुत बड़ा वो ग्रुप होता है। लेकिन प्लांट में एक अच्छी बात यह है कि इनका जो सेंट्रल पार्ट होता है ये डेड सेल से बना होता है, ये सारा कुछ डेड सेल से बना है। जब ये डेड सेल्स है तो इनको ऑक्सीजन की क्या जरूरत है। इनका जो पेरीफेरल पोर्शन होता है, ये पेरीफेरी पर ही लिविंग सेल्स होते हैं, और पेरीफेरी डायरेक्ट कांटेक्ट में है एटमॉस्फेयर के, तो बहुत ज्यादा गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती। एक्सचेंज करना है तो इनके ऊपर लेंटिसेल्स है, छोटे छोटे पोर्स हैं, तो इसी लेंटिसेल से
ये एक्सचेंज हो जाता है, और इनके बीच जो सेल्स का, लिविंग सेल्स का एक थिकनेस है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि उनको ट्रांसपोर्ट की एक सिस्टम की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इनका एक रीज़न ये है। ईच लिविंग सेल इन प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ प्लांट। जो लिविंग सेल है वो प्लांट के सरफेस पर होता है, ये सरफेस है ना प्लांट का। कोई सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल स्टेम है, मेन स्टेम है, तो उसका सरफेस पर ही होता है, सेंट्रल पार्ट पे नहीं होता, जो हम यहाँ पे एक ये दूसरा सर्कल इसके अंदर बना रहे हैं, ठीक है। एंड इन स्टेम द लिविंग सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर्स इनसाइड एंड बीनीथ द बार्क। छिलके जो उनका प्लांट स्टेम का बार्क होता है उसी के नीचे ही सारे लिविंग सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं। दे ऑल्सो हैव ओपनिंग्स, इनके पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स होते हैं, जैसे लीफ के पास स्टोमेटा है। इन ओपनिंग्स को हमने क्या नाम दे दिया, लेंटिसेल्स। जैसे यहाँ देख रहे हो ये लेंटिसेल्स है, ठीक है। इन ओपनिंग्स की वजह से, मदद से, ये डेड सेल्स है, ये बार्क है, और जो गैसेस एक्सचेंज है, लिविंग सेल्स ये हैं, तो गैसेस एक्सचेंज आराम से इस ओपनिंग से ये कर लेते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। द सेल्स इन द इंटीरियर आर डेड। जो अंदर की तरफ सेल्स होते हैं वो मरे हुए होते हैं। एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट। जाइलम एंड फ्लोएम की बात करें तो यही होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्राइमरी फंक्शन है। दस मोस्ट सेल्स ऑफ अ प्लांट हैव एट लीस्ट पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद एयर। जो सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, वो एयर के कॉन्टैक्ट में हैं, और पेरिफेरल पोजीशन है, तो ऑर्गन की कोई जरूरत नहीं, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द लूज पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा। जब हम पैरेन्काइमा टिश्यू पढ़ेंगे तो अपने 9th में या कभी पढ़ा होगा, तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू का जो पैकिंग होता है सेल्स का, वो लूज पैकिंग होता है, और लूज पैकिंग है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक स्पेस होता है जिसका नाम हमने क्या रखा है, इंटरसेलुलर स्पेस। और जब इंटरसेलुलर स्पेस है, एंड दिस स्पेस इज यूज्ड फॉर द गैसियस डिफ्यूजन। अब मान लो कि ये सेल्स बिल्कुल सरफेस पे हैं, लेकिन और जो ये नीचे वाली सेल्स हैं वो सरफेस के एयर के कांटेक्ट में नहीं है, तो गैसेस आराम से इस इंटरसेलुलर स्पेसेस से इन सेल्स तक आ सकती है। इन सेल से कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होगा वो, या ऑक्सीजन जो रिलीज होगा वो आराम से इस इंटरसेलुलर स्पेसेस से बाहर जा सकता है। तो थिकनेस ऑफ द जो लिविंग सेल है वो पैरेन्काइमेटस है, और पैरेन्काइमेटस के बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस है, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर द गैसेस एक्सचेंज, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। तो पैरेन्काइमेटस है इन लीव्स, स्टेम एंड रूट, है ना, विच प्रोवाइड एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेस। ये इंटरकनेक्टेड एक नेटवर्क बनाता है एयर स्पेस का, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। हाँ, एक सवाल आना चाहिए आपके दिमाग में, व्हाट अबाउट रूट्स? अंडरग्राउंड पार्ट है ना, ये अगर हम कोई स्टेम देखते हैं, कोई प्लांट देखते हैं, तो ये रूट जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट है। अब ये सॉइल के नीचे है ना। अब ये सोचोगे कि एयर में तो चलो हम बात समझ पा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इस सॉइल का क्या? सॉइल आपका पोरस सिस्टम होता है। हमें जो सॉइल लगता है कि बहुत सॉलिड है, बहुत पैक्ड है, कितना भी पैक कर लो, इट हैज इंटरसेलुलर स्पेस या इंटर मोलिकुलर या इंटर पार्टिकल स्पेस, और वो इंटर पार्टिकल जो स्पेसेस हैं वो पैसेज प्रोवाइड करते हैं गैसेस की एंट्री के लिए। और इसलिए जो हम, चलो ये तो हम नॉर्मल ट्रीज की बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, है ना, उनके केस में सॉइल में जो एयर जा रहा है वो इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन पानी के साथ, पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन ये जाता है वो भी उसी के साथ जा रहा है। क्रॉपिंग पैटर्न में देखो तो आपका ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, एक स्टेप है। प्लांट की ग्रोथ बढ़िया होती है तब जब उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो अपने वेजिटेबल्स है और जो क्रॉप्स है उनकी एक टाइम पे वो डिगिंग करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं, या क्रॉप सो करने से पहले सॉइल प्रॉपर लूज की जाती है, जिसे हम प्लाविंग बोलते हैं, और वो थोड़े टाइम तक छोड़ा जाता है वैसे के वैसे ही, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन इनरिच हो वो सॉइल। जब उसमें हम आप कोई प्लांट सो करते हैं, कोई सीड सो करते हैं, तो वो जर्मिनेट करेगा, तो उसी सॉइल का ऑक्सीजन इस्तेमाल करेगा। और कुछ फसलों के साथ तो वो डिगिंग फिर से दोबारा बार बार किया जाता है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट। जब ऑक्सीजन सप्लाई बढ़िया होगी तो प्लांट का ग्रोथ
फास्ट होगा। जैसे आप बढ़िया करते हैं पोटैटो के साथ, वो जो एक लाइन सा बनाते हैं उस पे लगाते हैं, जब वो पोटैटो ट्यूबर थोड़ा पोटैटो का प्लांट जर्मिनेट कर जाता है तो फिर से बिगाड़ देते हैं, वो उस पूरे जो मिट्टी का वो इकट्ठा करा होता है फिर से वो दोबारा बनाते हैं। इसीलिए बनाया जाता है कि वो सॉइल जो उस प्लांट के आसपास है वो एक बढ़िया ऑक्सीजन सप्लायर बने। तो प्लांट का जो रूट सेल्स है वो सफिशिएंट ऑक्सीजन गेन करेगा, और सफिशिएंट जब ऑक्सीजन मिलेगा तो रूट सेल्स को जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो उतनी एनर्जी मिलेगा, और वो इस एनर्जी की मदद से वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, और जब वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन फास्ट है तो दैट मीन्स प्लांट ग्रोथ भी फास्ट। इसलिए आप अपने यहाँ घरों में देखो तो आपने जो वो इंडोर प्लांट्स या जो पॉट में प्लांट्स लगाए तो कुछ टाइम के बाद उसको करते हो लूज, मिट्टी लेके वो खुदाई गुड़ाई जो भी करते हो, है ना, तो वो आपका इसीलिए काम किया जाता है। अगर नहीं कर रहे हो तो वो ज्यादा दिन तक या बढ़िया ग्रोथ नहीं करेगा वो प्लांट। अब हमें जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ना है, एक तो आपने पढ़ रखा है, दूसरा आपको समझना है। ये टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बेसिस क्या है वो आपको पहले समझ लेना है। ये पहला, ये सेकंड बेसिस आपने पढ़ा हुआ है। अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस या एब्सेंस में कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन या रेस्पिरेटरी, कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलना है अब बोलना है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होता है, तो प्रेजेंस में होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस में होता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब कंफ्यूजन अब साथ में दूर करना है। एनारोबिक रेस्पिरेशन को ही हम फर्मेंटेशन कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फर्मेंटेशन। सारे एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन नहीं होते, क्या होते हैं वो अपन समझेंगे, ठीक है। और दूसरा जो ये आपका पहला बेसिस है, ये बेसिस है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा है, इसके बेसिस पर ये आपके लिए नया है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा यूज हो रहा है जिसे अपना बॉन्ड ब्रेक किया जा रहा है, किसका ऑक्सीडेशन किया जा रहा है, इसके बेसिस पर हम दो टाइप का रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, दूसरा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अब देखो, जब कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट का ऑक्सीडेशन किया जाए, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल, फ्लोटिंग वर्ड इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट एंड फैट फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म में, ठीक। उसी को माइटोकॉन्ड्रिया और जो सेल के ऑर्गेनेल जहां पे इनका ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म, इनमें ही इनका ब्रेकडाउन किया जाता है ना। मेनली ये साइटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। जब कार्बोहाइड्रेट और किसको, फैट को ऑक्सीडाइज किया जाए इनसाइड द सेल, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट फ्लोटिंग इंक्लूजन्स हैं सेल के, सेल में ये फ्लोट कर रहे होते हैं, है ना, इसलिए इनको फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहा जाता है। एंड किसी भी सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, या जैसे हमने प्रोटीन के लिए एक वर्ड याद करा होगा, याद होगा आपको, तो बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। कोई भी लिविंग सिस्टम है उसको बनाने के लिए मेन जो मॉलिक्यूल है दैट इज अ प्रोटीन। कौन है? प्रोटीन। तो प्रोटीन इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। वो जो प्रोटोप्लाज्म बना होता है, सेल मेम्ब्रेन, जो भी कुछ है, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, सब में प्रोटीन एज अ कंपोनेंट होता है लिविंग सिस्टम का, इसलिए इसको प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन बोलते हैं जब प्रोटीन का ऑक्सीडेशन किया जाएगा, है ना। एंड दिस अकर्स इन स्टार्व्ड सेल, ये ध्यान रखना है। प्रोटोप्लाज्मिक जो रेस्पिरेशन है ये सिर्फ स्टार्व्ड कंडीशन में होता है। स्टार्व्ड कंडीशन क्या है? स्टारवेशन। स्टारवेशन आपने सुना होगा, हाँ। जब आप फास्टिंग कर रहे हो, मान लो कि आप फास्टिंग की कंडीशन पे हो और आपके बॉडी का कार्बोहाइड्रेट और फैट खत्म हो गया, सेल में नहीं है, तो आपके जो सेल में प्रोटीन है उसका ऑक्सीडेशन तब स्टार्ट होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट है तब नहीं होगा, जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक ये इसका ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन स्टार्ट नहीं होता। और भूखमरी जैसा कंडीशन में क्या होता है, कोई एक दिन फास्ट रखता है तो वो ये कोशिश करता है कि जो थोड़ा बहुत एनर्जी बैलेंस हमारा ठीक हो जाए, है ना, कि मतलब एक्स्ट्रा जो हमने न्यूट्रिएंट भरा है वो थोड़ा बहुत बर्न हो जाए। धीरे धीरे वो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा इंपैक्ट डालता है।
ठीक है। लेकिन जब हम इस स्टार्वेशन की बात करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म आपका वो फास्टिंग जैसा हो गया, कई दिनों तक खाना नहीं मिलेगा, तब आपका फैट भी खत्म हो जाएगा, प्रोटीन भी खत्म हो जाएगा, है ना, सॉरी कार्बोहाइड्रेट एंड फैट दोनों खत्म हो जाएगा, तो इसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। मान लो कि आपको 1 हफ्ते का बुखार हो गया और 1 हफ्ते तक आप ठीक से खाना नहीं खाओगे या नहीं खाओगे, बहुत थोड़ा बहुत खाओगे, तो इनटेक आपका कम हुआ है, बहुत कम हो जाता है, और बॉडी का एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट जनरेशन का मतलब ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो ब्रेकडाउन जो आपका न्यूट्रिएंट का है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का, बहुत तेजी से होता है। उस दौर में आपका वेट लॉस होता है, वजन कम होता है। अगर 1 हफ्ते बुखार रह गया तो आपका ऑटोमेटिकली 2 किलो वजन कम, ठीक। तो वो वजन कम क्यों हुआ? ये फैट कार्बोहाइड्रेट बर्न होने के साथ साथ कुछ प्रोटीन भी आपका बर्न हो जाता है, और जब प्रोटीन बर्न होता है तो आपका बॉडी का जो वजन तो फैट से कम होता है, फैट खत्म हुआ तो वजन कम हो जाएगा, प्रोटीन कम हुआ तो बॉडी का आपका जो जो नॉर्मल फॉर्म है वो डीफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जब आप फिजिकल एक्सरसाइज पे जाते हो तो आपको आपके डाइट में प्रोटीन भर भर के खिलाया जाता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट बंद कर दिया जाता है या कम से कम पे ले जाते हैं। यही आप रेगुलर कर लो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का इंटेक मिनिमम कर लो, जितना कम से कम हो सके खाना है, तो कम से कम खाओगे तो उतना ही कम से कम बॉडी में जाएगा, तो जो बॉडी में स्टोर है वही तो यूज होगा, वो यूज हुआ तो मतलब आपका वेट कम, और प्रोटीन आप भर भर के खा रहे हो तो बॉडी डिफॉर्म होएगी नहीं, है ना। ऑक्सीजन का प्रेजेंस है तो तब एरोबिक बोलेंगे, ऑक्सीजन एब्सेंस है तो क्या बोलेंगे? एनारोबिक। दोनों में डिफरेंस समझो। ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है इसमें किसका? जो भी हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, और इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। और जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है आपका, दैट इज द ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ये जैसे हम बोल रहे हैं, यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, या तो लैक्टिक एसिड में या फिर एथेनॉल एंड CO2 में। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एथेनॉल एंड CO2 में हो रहा है तब इसी को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन लैक्टिक एसिड में भी हो सकता है, ये फर्मेंटेशन नहीं है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना। अभी हम बात करेंगे, 2 टाइप का होता है। इट्स एन इंटरमोलिकुलर रेस्पिरेशन, ये इंटरमोलिकुलर रेस्पिरेशन है। इट्स एन इंट्रामोलिकुलर रेस्पिरेशन। इंटरमोलिकुलर रेस्पिरेशन मतलब मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन, और वहां वो किसी एक ही मॉलिक्यूल में वो कन्वर्जन है। यहाँ पे देखो एनर्जी, अब इस सवाल का जवाब आपको तब मिलेगा जब आगे थोड़ा मैकेनिज्म पे चले जाओगे, तब 36 या 38 ATP बनते हैं एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से। कितना एनर्जी बनता है? 36 या 38, दोनों कंडीशंस हो सकती है, वो किस पर डिपेंड करता है वो अपन आगे हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से सिर्फ और सिर्फ 2 ATP बनते हैं। कितने ATP? 2 ATP। तो ज्यादा एफिशिएंट कौन रहा? एरोबिक। और देख लो, आप इतने एडवांस एनिमल हो और आपके रेस्पिरेशन का कौन सा मोड है? एरोबिक ही है ना। यहाँ NADH का ऑक्सीडाइज करा जाता है NAD+ में, ऐसी मिलिट्री पावर ही है, उसको ATP में कन्वर्ट करा जाता है। यहाँ NADH का यूज कर लिया जाता है। अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, यहाँ देखो, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो NADH का यूज करा जाता है, NADH ऑक्सीडाइज करा जाता है और इससे बनाया जाता है ATP का फॉर्मेशन, ऐसी मिलिट्री पावर ATP में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो NADH है ये ऑक्सीडाइज होकर ये बहुत स्लो होता है और उसी स्टेप में ही यूज हो जाता है, ATP में कन्वर्ट नहीं होता, तो NADPH कोई इनका प्रोडक्ट नहीं बनता। ऑक्सीजन रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम एंड एक्ट एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, जो भी मॉलिक्यूल है उससे हाइड्रोजन को हटाता है और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट होता है और हाइड्रोजन एक्सेप्टर इसमें आपका एसिटल्डिहाइड होता है जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। अल्कोहलिक बोले तो एथेनॉल जब बनता है। एंड पायरुवेट होता है
जब आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या फिर पायरुवेट ही होता है जब आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हाइड्रोजन एक्सेप्टर दो होते हैं। पहला एक आपका एसिटल्डिहाइड हो सकता है, दूसरा पायरुवेट हो सकता है। ये दोनों आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में दोनों हाइड्रोजन एक्सेप्टर हो सकते हैं। और यहाँ हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। और आपका दूसरा पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में एज अ एक्सेप्टर, हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। और लास्ट जो आपका कंपैरिजन है इनका रिएक्शन, ये रिएक्शन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है वाटर की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड 686 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है, और इसी एनर्जी से हम एटीपी बनाते हैं। और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन इधर है तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। इधर कोई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन में नहीं यूज होता, और ये आपका या तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, या फिर ग्लूकोज आपका देखो तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड। दो हम इसको वर्ड यूज करेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? जिसमें से अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कॉमर्शियली अगर हम देखें, कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दैट इज वेरी यूजफुल। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यूजफुल नहीं होता। ठीक है, चलो ये तो हो गई एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की कहानी, कंपैरिजन समझ आ गया। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो मैकेनिज्म समझने जा रहे हैं। एरोबिक या एनारोबिक सारे टाइप का जो रेस्पिरेशन है उसका मैकेनिज्म हम यहां से स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपको पहले एक बात समझनी होगी, जो हमारा रेस्पिरेशन है ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले हम एरोबिक की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप समझ जाओगे बातें कैसे चलती हैं। देखो, रेस्पिरेशन आपका कंप्लीट होता है। अब मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं, वो भी ये सिर्फ रेस्पिरेशन वर्ड में हम कई बार लिखेंगे, लेकिन इसका मतलब है सेलुलर रेस्पिरेशन। किसकी बात चल रही है? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है दो स्टेप में। पहला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, यही हमने दो स्टेप पढ़े हुए हैं। नहीं, अब एक और स्टेप आपको जोड़ना है। इन दोनों के बीच एक और रिएक्शन चलती है जिसका नाम है लिंक रिएक्शन। अगर लिंक रिएक्शन नहीं चलेगी तो ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल में हम नहीं कन्वर्ट कर सकते। अब ध्यान से समझना, ग्लाइकोलाइसिस का जो साइट है दैट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। हम यूकैरियोटिक सेल के पहले बात कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल की बात करेंगे तो कहां चलता है? माइटोकॉन्ड्रियल। पिक्चर इसका दिमाग में क्लियर करो, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और लिंक रिएक्शन की बात करोगे तो जो लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है वही क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। ठीक, जो यहां से आपको डायरेक्ट कुछ एटीपी मिल जाएंगे। एटीपी का मॉलिक्यूल आपको ये ग्लाइकोलाइसिस में भी बनता है, यहां भी एटीपी बनेगा। ये एटीपी तो करेंसी है, एज इट इज यूज हो जाता है। इसके साथ साथ आपको कुछ एसिमिलेटरी पावर NADH भी बनेगा। दोनों ग्लाइकोलाइसिस से भी बनता है, क्रेब्स साइकिल से भी बनता है। इस NADH को हम पहले किस में कन्वर्ट करते हैं? एसिमिलेटरी पावर ATP में कन्वर्ट करेंगे, तब ये जाके सेल इस्तेमाल कर पाता है। और इस NADH का कन्वर्जन ATP में एक सिस्टम करता है, दैट इज द ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इतना आपको मैकेनिज्म में पढ़ना होगा
कि कैसे कहाँ ग्लाइकोलाइसिस चलता है, क्या होता है। ये अकेले ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो दैट इज द 10 स्टेप रिएक्शन, ये 10 स्टेप का रिएक्शन है, ठीक है। और एक ये जो क्रेब्स साइकिल है दैट इज अ साइक्लिक पाथवे, ये एक साइक्लिक पाथवे है, ठीक है। इसकी भी अपन को बात समझनी पड़ेगी, साइक्लिक पाथवे है। और ये आपका लिंक रिएक्शन कन्वर्जन है पायरुविक एसिड का एसिटिल कोएंजाइम ए में, तो इसको भी हमें आपको समझना पड़ेगा, ठीक। तो 10 स्टेप तो ग्लाइकोलाइसिस के समझने, फिर क्रेब्स साइकिल समझना, बीच में लिंक रिएक्शन और साथ में ईटीएस, तब जाके आपका मैकेनिज्म कंप्लीट होगा किसका, रेस्पिरेशन। और फिर लास्ट में हम बनाएंगे बैलेंस सीट, रेस्पिरेशन का बैलेंस सीट। यही बैलेंस सीट से ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, मैकेनिज्म से तो बनता ही बनता है, लेकिन बैलेंस सीट जो जिसको समझ आ गया, जैसे आपको पहले पहला जो स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का, सॉरी रेस्पिरेशन का, सेलुलर रेस्पिरेशन का, जिसे हम बोल रहे हैं क्या, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के जो कई नाम है वो देखना, इसको ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है। ये ईएमपी पाथवे साइंटिस्टों के नाम से लिया गया है, एम्डेन, मेयरहॉफ एंड पेरेनॉस। इन 3 लोगों ने इन सभी स्टेप्स को रिकॉग्नाइज किया, बताया, तो इसलिए ईएमपी पाथवे इनके नाम पे रखा गया। टर्म ग्लाइकोलाइसिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है ग्लाइकोस सुगर, एंड लाइसिस वर्ड का आई थिंक कई बार ये आपको मीनिंग समझा दिया गया है, दैट इज अ ब्रेक। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। सिंपल सी बात इतना याद रखनी है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड, या स्प्लिटिंग समझ लो। ये एक ऐसा स्कीम है ग्लाइकोलाइसिस जिसको किसने डिस्कवर दिया करा था, गैस्टोव, एम्डेन, ओटो मेयरहॉफ एंड जे पेरेनॉस। सो इसको एक और नाम दे दिया जाता है ईएमपी पाथवे। तो इस नाम से, सो आपको घबराना नहीं है। ये अब जो पॉइंट आपको समझना है वो इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये बोला कि मैकेनिज्म रेस्पिरेशन का स्टार्ट हो रहा है, वो चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। तो ग्लाइकोलाइसिस तो दोनों में चलने वाला है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक हो। तो इसके लिए आपको नहीं सोचना है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस इज द कॉमन पाथवे, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन कहीं चल रहा है चाहे कहीं पे एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है। ये सारे स्टेटमेंट आपको पढ़ने हैं। क्या है ये स्टेटमेंट, वो देखो, यहां आ जाओ। ये आपके एनसीईआरटी का एक पिक्चर है, ये देखो, ये स्टार्ट हो गया। एक बात और याद रखना, जो ग्लाइकोलाइसिस का साइट है दैट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल है तो पूरा साइटोप्लाज्म ही है, सेल ऑर्गेनेल नहीं है, तो उस वजह से वहां क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा। ग्लाइकोलाइसिस का साइट है उसके पास। यूकैरियोटिक सेल है तो साइटोप्लाज्म में चलेगा, ठीक है। तो इस पूरे पिक्चर को जो बुक में है वो खोलो, जहां पे गड़बड़ है उसमें वो ठीक करो। इधर प्रॉब्लम भी है तो आपको ठीक करना भी पड़ेगा। देखो क्या क्या होता है, ध्यान से देखो पहले, और इनके स्टेप्स पे क्वेश्चन बनता है। पहला, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, पहले स्टेप में एक एटीपी का यूज होता है, एडीपी में कन्वर्ट होता है मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, एंड एंजाइम इज द हेक्सोकाइनेज एंड इट इज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज कितने कार्बन का कंपाउंड होता है, 6 कार्बन का। अब यहां पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब क्या हुआ, कार्बन नंबर अगर 1 इसको बोल रहे हो, 3, 4, 5 और 6, तो इस 6th कार्बन पर एक फॉस्फेट ग्रुप लग गया है, तब ये नाम हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पे एक एटीपी से एक फॉस्फेट यूज करा गया। एंड देन सेकेंड स्टेप पे आइसोमेरेज एंजाइम इसका आइसोमेराइजेशन करा देता है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज, और ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में बस फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होता है, तो वो आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। एंड अगेन एक एटीपी यूज होगा, पहला स्टेप पे एटीपी यूज हुआ, ये सेकंड स्टेप पे कोई एटीपी यूज नहीं होता, थर्ड स्टेप पे एटीपी यूज हुआ मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एंजाइम का नाम बोलना फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6
बिस फॉस्फेट। कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फेट लग गया और 6 पे तो लगा ही था, तो ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्जन है। अब यहां नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपको समझना है थोड़ा ध्यान से। इधर देखो नंबर लिखे हुए हैं 1 1 और इसके पहले वाले भी स्टेप पे 1 1 लिखे हैं। ये डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। इसके बाद 2 लिखा हुआ है, ये अब ध्यान से समझना। यहां जो आपको ये 6C लिखा हुआ है दैट इज अ कार्बन नंबर। ये क्या लिखा हुआ है? कार्बन नंबर। अभी तक जो मॉलिक्यूल है वो 6 कार्बन का ही है। यहां पे क्या करा गया, ग्लूकोज को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करा जा रहा है। क्यों करा जा रहा है? ये कन्वर्जन ग्लूकोज को अनस्टेबल करने के लिए। फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐड होगा, मॉलिक्यूल बिकम अनस्टेबल। अब इसका ब्रेकडाउन होता है। पहला कार्बन कार्बन बॉन्ड यहां पे ब्रेक होता है। देखो एल्डेलोज आपका एंजाइम की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, किसके? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। ये आपका स्टेप नंबर 4 हो जाएगा। कौन सा? स्टेप नंबर 4। और आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ही इसका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्जन होता है, दैट इज स्टेप नंबर 5। ये 10 स्टेप्स आपको कैसे पता चलेंगे? वो दोनों 3 कार्बन कंपाउंड हैं, मतलब बीच में से 1 और ये 3 और 4 का जो कार्बन बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया। तो 2 मॉलिक्यूल कितने बन गए? कितने कार्बन के? 3 कार्बन के। एंड ये आपस में रिवर्सिबल हैं। कैसे हैं? रिवर्सिबल हैं। ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट DHAP में कन्वर्ट होता है। DHAP कैन गेट्स कन्वर्ट इनटू किसमें? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और उसके साथ साथ ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इज आल्सो डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू DHAP। तो ये इनका मैकेनिज्म है ये बनने का। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो। नेक्स्ट स्टेप ये आपका हो जाएगा 6th स्टेप। ये 7th स्टेप, पहले मैं स्टेप का डिनोशन कर दे रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका ये 8th, ये 9th एंड लास्ट वन इज द 10th स्टेप। ये 10 स्टेप में आपका ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होता है। तो स्टेप में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहां पे ही स्टेप में कंफ्यूजन होता है। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है। यहां पे देखो आपका ये NAD प्लस को रिड्यूस करा जाता है NADH में। एक अच्छा सवाल यहां भी बनेगा। 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बने हैं। एक को रिड्यूस करने में, एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस ये इसमें कन्वर्ट करने में 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट करा जाता है, तो एक NADH बनता है। तो 2 मॉलिक्यूल को इसमें कन्वर्जन होगा तो कितने NADH बनेंगे? 2 NADH बनते हैं। बात समझ आ रही है? अब इसके बाद हम 2-2 की साइकिल लेके चलेंगे। उसके बाद 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है ADP से ATP बनता है। ये सबस्ट्रेट एक दूसरे सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इसके बाद भी तो रिएक्शन चल रही है। इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, एंड नो डाउट इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट है, लेकिन इस रिएक्शन का ये सबस्ट्रेट है। अब ये जो प्रोडक्ट बना, दिस वन इज द सबस्ट्रेट फॉर दिस रिएक्शन, तो इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉर्मेशन ऑफ ATP क्या था? फॉस्फोराइलेशन ही था। अब यहां देखो ATP बन रहा है। बात समझ आई? भी 2 स्टेप पे यूज हुआ, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3। वहां ATP एक ATP यूज हुआ, और स्टेप नंबर 7 पे एक ATP एक 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कन्वर्जन में बनता है, तो मतलब 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 ATP बनता है। बात क्लियर हुई? और स्टेप नंबर 6 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे क्या बनता है? NADH। 2 मॉलिक्यूल NADH के बनते हैं। नेक्स्ट स्टेप 8th स्टेप पे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहां कोई चेंज नहीं, बस म्यूटेट करा जाता है, थोड़ा सा
फॉस्फेट का पोजीशन चेंज करा गया कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 2 पे। एंड जो आपका ये स्टेप नंबर 9 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे इतने क्वेश्चन मिलेंगे, परेशान हो जाओगे। क्या है इसका क्वेश्चन? पहला तो ये इनोलेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, ठीक। एंड 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, ये रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस के कौन से स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल बनता है? कहीं नहीं बनता, ये सिर्फ 9th स्टेप पे वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्लाइकोलाइसिस का 9th स्टेप किस बात के लिए जाना जाता है? यहां वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो एक ये सवाल है। एंड लास्ट स्टेप में जो आपका ये मॉलिक्यूल बना 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, अगेन लास्ट स्टेप पे, ये याद रखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। 7th स्टेप याद रखना है, 2 ATP वहां बनता है एंड 2 ATP यहां भी बनता है, ठीक। और क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का कैलकुलेशन याद रहेगा। मतलब जब एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के। फाइनली क्या बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे किसके? पायरुविक एसिड के, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या क्या प्रोडक्ट बना? देखो, यूज होता है 2 ATP। कितने ATP यूज होते हैं? 2 ATP। कौन कौन से स्टेप पे? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 पे यूज होते हैं। कितने गेन होते हैं ATP, वो मैं लिखूं तो आपको पता होना चाहिए। आपको टोटल ATP बनते हैं 4 ATP। कौन कौन से स्टेप पे? स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 10। ये 2 स्टेप पर आपको 2-2 ATP बनते हैं, तो टोटल ATP कितने बने? 4। और आपको गेन होता है 2 NADH, 2 NADH। कौन से स्टेप पर? 6th स्टेप पर। स्टेप नंबर 6 पर आपको 2 NADH मिलता है। तो यूज क्या कितना होता है, कहां होता है, गेन क्या होता है, वो कितना गेन होता है, वो आपको कैलकुलेशन पता चल गया। अब इसके साथ साथ एक और बात समझ लो, नेट गेन क्या है ग्लाइकोलाइसिस का? नेट गेन क्या है ग्लाइकोलाइसिस का, वो देखो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 4 रुपए कमा रहे हो, 2 खर्च कर रहे हो, तो बचा कितना? 2 ATP और 2 NADH। ये नेट गेन है ग्लाइकोलाइसिस। अब सोचो, ग्लाइकोलाइसिस, सॉरी ये मैं उल्टा दूसरा बोलूं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही चलता है। और आपने स्टार्टिंग में एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस यही देखा था कि इसमें एनर्जी बहुत कम बनता है। एक में 36 और 38 ATP में से कोई बन सकता है, एक में सिर्फ 2 ATP बनता है। तो 2 ATP का जवाब तो आपके सामने है। बात समझ आ गई? जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ये NADH यूज करा जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ये NADH ऐसे ही यूज कर लिया जाता है साइक्लिक पाथवे में, तो इसका कोई रोल होता ही नहीं। तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही एनर्जी मिलेगा, 2 ATP। इसलिए वहां लिखा था एनारोबिक रेस्पिरेशन खत्म। बात समझ आ गई? थोड़ा सा भी और रहता है, पायरुविक एसिड का कन्वर्जन या तो लैक्टिक एसिड में होता है या आपका एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। लेकिन ऑलमोस्ट आपने एनारोबिक रेस्पिरेशन खत्म कर लिया। तो बोलो, ग्लाइकोलाइसिस का कोई समस्या है तो बताओ। इसमें आपका जो रिवर्सिबिलिटी का साइन है उसके लिए आप ध्यान से देख लो, क्या इसमें प्रॉब्लम